नमस्कार दोस्तों, मैं देवांग अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्ट्रगलर्स में। आज हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने योग जो हमारी सभ्यता से लुप्त हो चुका था उसे एक नई पहचान वापस से दी है। आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव के बारे में। उनके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि उनकी जन्म की तारीख स्पष्ट नहीं है। उनका जन्म महेंद्रगढ़ में हरियाणा के एक जिले में हुआ था। उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उनका बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था। 4 भाई बहन थे। बचपन में उनको एक बीमारी भी हो गई। बीमारी होने से कारण चेहरे पे पैरालिसिस हो गया, जिनसे उनकी आंख में और चेहरे पे दिक्कत आ रही थी। इसी कारण से उनका बचपन में स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया जाता था और उनकी कोई पढ़ाई में भी कोई खास रुचि नहीं थी। इसी दौरान उनकी रुचि स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ बढ़ी, जिससे उनका आर्य समाज की तरफ झुकाव बढ़ा और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई गुरुकुल में करी। वहाँ उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई आचार्य बलदेव जी से करी। बलदेव जी से उन्होंने संस्कृत की भाषा, योग, आयुर्वेद और बहुत कुछ सीखा। वहीं पे बालकृष्ण जी उनसे उनकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई। अपनी पढ़ाई को खत्म करने के बाद 1992 में वो हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में कृपालू बाग आश्रम में उन्होंने अपने आचार्य करमवीर जी के साथ मिलकर के आगे अपने योग की शिक्षा को और अध्ययन किया और गहरा किया और धीरे धीरे योग सिखाने लग गए और वहीं पे उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया। फिर जनवरी 1995 में बाबा रामदेव ने अपने दोस्त बालकृष्ण के साथ मिल करके और आचार्य करमवीर के साथ मिल करके दिव्य योग मंदिर की स्थापना करी। वहां वो योग सिखाते थे और आयुर्वेद की दवाइयां बेचते थे, क्योंकि आयुर्वेदिक की दवाइयां बेचने में बालकृष्ण जी की बहुत रुचि थी। इसी बीच बाबा रामदेव अपने आचार्य करमवीर के साथ मिल करके बड़े बड़े योग कैंप लगाने लगे और इसी योग कैंप के अंदर में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग आने लगे और रामदेव जी ने इसका बहुत फायदा उठाया है। फायदा उठा करके उन्होंने, चाहे कोई बंदा पॉलिटिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, चाहे रूलिंग पार्टी का हो या कहीं और का, उससे अपनी दोस्ती करी और दोस्ती करने के बाद उनको जो मेन ब्रेक थ्रू मिला वो मिला संस्कार टीवी में आने पे, जहाँ पर उनका सुबह सुबह एक शो आता था और वहां से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अब जो उनके योग कैंप होते थे, योग शिविर होते थे, उसमें बैठने की जगह भी नहीं होती थी। वो अब फ्री नहीं रह गया था, वहां पे पैसे देने पड़ते थे। जो जितने पैसे देता था वो उतने आगे बैठता था। अब इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये टीवी पे भी आने लग गए थे। अब रामदेव जी की पॉपुलैरिटी के साथ साथ इनके आश्रम की पॉपुलैरिटी और दिव्य फार्मेसी की भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। अब होना ऐसा लगा था कि इनकी दवाइयों की सेल भी इतनी बढ़ गई थी कि इनके जो आयुर्वेदिक दवाखाना है, इनके यहाँ पे इलाज तो फ्री होता था पर दवाई के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे। इसी बीच इनकी दवाइयों पे बहुत सवाल भी उठे कि इनकी दवाइयों में बहुत मानव जानवरों की हड्डियां भी होती थी। पर अब तो रामदेव जी एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट बन गए थे, वो योग गुरु नहीं रह गए। उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्होंने ये बोला कि विदेशी कंपनियां आयुर्वेदिक दवाई को खराब बताने के लिए ऐसा कर रही है। तो अब ऐसा हो गया था कि स्वदेशी वर्सेस विदेशी या एलोपैथिक दवाई आप कह लीजिए, एक मूवमेंट शुरू हो गई थी और इसी मूवमेंट का रामदेव जी ने बहुत फायदा उठाया। और अब 2006 में इतने मतभेदों के बाद रामदेव जी ने अपने मित्र बालकृष्ण जी के साथ पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना कर दी थी। इस समय जहां लोगों को स्टार्टअप के बारे में कुछ पता नहीं था, वहां पे रामदेव जी ने एक स्टार्टअप लगा दिया था और वो स्टार्टअप ऐसा हो गया कि मार्च 2022 में जिसका टॉप लाइन, जिसको हम टर्नओवर कहते हैं, वो 31,000 करोड़ तक पहुंच गया था और नेट प्रॉफिट उसका 1200 करोड़ था और उसकी जो आज के टाइम में कंपनी नेटवर्थ है वो 50,000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो अब इनको कोई बाबा तो बोलेगा नहीं, टेक्निकली ये बिजनेसमैन है और रामदेव जी एक बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचने लग गए। पर सक्सेस के साथ साथ इनका सामना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के भी साथ हुआ। रामदेव जी की कंट्रोवर्सीज कोई छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। पहली कंट्रोवर्सी तो ये थी कि इनके जो एडवाइजर थे राजीव दीक्षित जी और इनके जो गुरु थे शंकर देव जी महाराज, इनकी रहस्यमय मृत्यु का आज तक पता ही नहीं चल पाया है। दूसरा ऐसा था कि जो इनके सहपाठी, इनके मित्र और इनके जो को फाउंडर थे बालकृष्ण जी, इन्होंने अपने पासपोर्ट को फ्रॉड किया था। स्कूल की डिग्री भी इनकी फ्रॉड थी और इनकी संस्कृत की जो डिग्री थी जो कि संपूर्ण यूनिवर्सिटी से ली गई थी वो भी फ्रॉड थी। साथ साथ में ईडी ने भी इनको 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा था और 2014 में आपको पता है सरकार बदलते ही इनका केस भी ड्रॉप कर दिया गया। तीसरी कंट्रोवर्सी ऐसी थी, इनके कितने घी के सैंपल्स फेल हुए, इन्होंने जो नूडल्स लॉन्च कर दिया बिना लाइसेंस के और साथ ही में ये जो गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं, गलत दावे करते हैं। फिर इसकी बात भी हम चर्चा आगे करेंगे। चौथा, इन्होंने तो कोरोना को भी नहीं छोड़ा। कोरोना एक ऐसी आपदा थी जिसको उन्होंने अवसर पे लिया और उन्होंने कोरोना की दवाई लॉन्च कर दी जून के अंदर में, जबकि कोरोना पे कोई रिसर्च भी नहीं हुआ था। बड़ी बड़ी कंट्रीज यूएस, यूके, इटली, मतलब हमारे देश की भी कोई भी संस्था कोरोना की दवाई लॉन्च नहीं कर पाई थी और जून में उन्होंने कोरोना लॉन्च कर दिया। और इनके जो संस्थापक है जो बालकृष्ण जी, वो ये कहते हैं कि भैया अगर हमारी दवाई बिक रही है तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा और इसी बीच कोरोना से उन्होंने 250 करोड़ की सेल कर दिया। पर देखने की बात है, इन्होंने रिसर्च क्या किया था? रिसर्च इनका कुछ भी नहीं था, सिर्फ 100 लोगों पर इन्होंने टेस्ट किया था जो कि निम्स जयपुर में हुआ था और वो उन लोगों को भी फंडिंग पतंजलि से मिली। अब इन्होंने जो कोरोना की दवाई बिना रिसर्च के लॉन्च कर दी थी जो कि सिर्फ 100 लोगों पे टेस्ट किया गया था और जिनके पास बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे और जो जयपुर के निम्स में हुआ था। इनफैक्ट निम्स के डायरेक्टर ने भी बोला है कि वो माइल्ड सिम्टम्स थे और बिना किसी दवाई के भी वो लोग ठीक हो जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जब कोरोनिल लॉन्च हुआ तो कोरोनिल को भी प्रमोट करने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर आ गए थे सामने, जिन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं था। वो खुद भी एक डॉक्टर रह चुके हैं। अब एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट का हमारा हेल्थ मिनिस्टर है,
अगर वो कोरोनिल को प्रमोट करेगा तो ऑब्वियसली हम जैसे लोग विश्वास करेंगे। और कोरोनिल की सेल आप दिखा लो, उसी धर्म के बीच में 250 करोड़ की हो गई। जिनको हम योग गुरु आज तक समझते थे, अब वो योग गुरु तो रह नहीं गए हैं, अब वो एक बिजनेसमैन हो गए हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज उनका सपोर्ट कर रही है, उनके बारे में बोल रही है। अब उनका जो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है वो न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं। न्यूज चैनल वाले आपको पता है उसी के साथ देते हैं जिनके हाथ में पैसा होता है। पर इससे हो क्या रहा है, हम लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं आयुर्वेदिक के खिलाफ हूँ या मैं स्वदेशी के खिलाफ हूँ, नहीं। पर जब हेल्थ की बात हो तो हेल्थ हमारा अच्छा होना चाहिए। कुछ किसी भी गलत एडवर्टीजमेंट को लेकर के हम उसको फोकस करें और हम ये बोले कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब उसका कोई रिसर्च ही नहीं कर रखा है इन लोगों ने कि इससे लोगों को क्या फायदा। सिर्फ 100 लोगों पे रिसर्च करके आपने 150 लोगों को झांसे में ले लिया कि आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत है। और इसी को देखते हुए जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उत्तराखंड सरकार की फटकार लगाई, ये क्या कर रहे हो, ये एडवर्टीजमेंट गलत है। पतंजलि की फटकार लगाई, पतंजलि का माफीनामा तक ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी आप सबको पता ही होगा रामदेव जी के अगेंस्ट क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि भैया जितने बड़े आप एडवर्टीजमेंट छपवाते हो ना, उतना बड़ा ही आप माफीनामा भी छपवाओ। स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आपने जो एडवर्टीजमेंट किए वो फेक किए हैं, लोगों पे उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा है और ये आपको छपवाना पड़ेगा। तो बॉस, क्या ये पतंजलि का अब डाउनफॉल होगा? विचारने की बात यह कि वो इंसान जो सन्यासी बन चुका है उसको ये सब करके क्या मिलेगा? उसके लिए पैसे, मोह माया सब बेकार है। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो? उसको देश के बारे में सोचना चाहिए। उसकी जो सेवा होनी चाहिए वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, लोगों के प्रति होनी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा विचार अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जितना हो सके प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।